नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजनीति सिद्धांत और चिंतन की पुस्तक का 6th अध्याय और इसका 5th वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों में हमेशा इनके विचारों में विरोधाभास रहा है। मार्क्सवादी उदारवादियों की कटु आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि वर्गों के अंतर्गत वर्गों में विभाजित समाज में असली स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब जो समाज वर्गों में विभाजित है उस समाज में कभी भी वास्तविक स्वतंत्रता विद्यमान हो ही नहीं सकती है। इस विचार को लेकर के उसने मार्क्सवादियों ने उदारवाद की आलोचना करी है। मार्क्सवादी विचारकों ने पूंजीवादी समाज का विश्लेषण करके उसकी असंगतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और पूंजीवादी समाज में उत्पादन और वितरण प्रणाली दोषयुक्त होने के कारण सारी संपत्ति पूंजीपतियों के पास एकत्रित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि मार्क्सवादी कहते हैं कि ऐसा समाज जो वर्गों में विभाजित है उसमें उत्पादन और वितरण की प्रणाली पर पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है और इसमें मजदूर वर्ग के पास कुछ नहीं होता है और वह पूंजीपतियों का ही गुलाम बन के रह जाता है। आम लोग जो हैं जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ उसके पास बहुत ही न्यून चीजें होती हैं, बहुत कम चीजें होती हैं जिससे वह अपना जीवन निर्वाह करता है और इस व्यवस्था में श्रमिकों, किसानों और सरबराह वर्ग के कष्टों का कोई भी अंत नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनकी स्वतंत्रता की सभी बातें निरर्थक साबित होती हैं कि वह किस प्रकार से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अन्य पूंजीवादी देशों के आम नागरिक वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करते। कहते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और जितने भी पूंजीवादी देश हैं वहां पर जो नागरिक है, आम जनता है, वो सच्ची स्वतंत्रता का, वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग कभी नहीं कर सकती। जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है, उनके पास तो पूंजीपतियों को अपना श्रम बेचने के अलावा और कोई विकल्प होता ही नहीं है और उनके लिए स्वतंत्रता महज एक काल्पनिक वस्तु या एक काल्पनिक विचार ही है जो सिर्फ कल्पनाओं में ही है। वर्गों में विभाजित समाज में आज वर्गों में विभाजित समाज में आम आदमी जिस स्वतंत्रता का उपभोग करता है उसे मार्क्सवादियों ने स्वतंत्रता की बुर्जुआ अवधारणा कही है। क्यों कही है? क्योंकि बुर्जुआ वर्ग ही जो है वो सिर्फ स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, सर्वहारा वर्ग नहीं कर सकता। वो कहते हैं अगर हम तुलना करें साम्यवादी व्यवस्था से तो वहां न केवल आर्थिक बल्कि निजी अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं और यहाँ तक कि सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है वे पूंजीवादी देशों के लोकतंत्र से भी बेहतर है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि मार्क्सवादी कहते हैं कि पूंजीवादी देशों में लोकतंत्र जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों के पास ही या पूंजीपति वर्ग के पास ही सीमित होकर के रह जाता है। वहां पे जो आम जनता है, सर्वहारा वर्ग है, उसका शोषण हमेशा होता रहता है। और मार्क्सवादी कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग जहां रहेगा, उसकी जहां सर्वहारा वर्ग का जहां शासन रहेगा वहां पर ही समाजवाद स्थापित यानी कि वहीं पर ही लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, अन्य कहीं और जगह नहीं। वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा भी था पिछले अध्याय में जैसे हमने पढ़ा कि समाजवाद और लोकतंत्र अपृथकरणीय है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अलगाव की स्थिति में स्वतंत्रता संभव नहीं है। एक और उन्होंने विचार दिया है मार्क्सवादियों ने, वो कहते हैं कि अलगाव की स्थिति में स्वतंत्रता बिल्कुल भी संभव नहीं है। किस प्रकार से? मार्क्सवादी कहते हैं कि आधुनिक तकनीकी युग के व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति माना गया है जो समाज और प्रकृति से दूर हो जाता है। मतलब आधुनिक युग में जो व्यक्ति है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस आधार पर हम देख सकते हैं वर्तमान में भी हर एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने संगी साथियों से, अपने रिश्तेदारों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, समाज से कटता जा रहा है। समाज में रहता हुआ यानी कि भीड़ में भी रहता हुआ वह अकेलापन महसूस करता है, इसलिए स्वतंत्रता का उपभोग वह कर ही नहीं सकता। देखते हैं कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि अलगाव या परायपन को समझाने के लिए उन्होंने 4 दलीलें दी हैं, 4 बातें बताई हैं। पहली बात यह है कि जिस वस्तु का मजदूर बना रहे हैं उस पर उनका कोई अधिकार होता ही नहीं है, उल्टा उससे उनकी हानि होती है। वे गरीब बनते जाते हैं और पूंजीपति उनके खून पसीने की कमाई पर फल फूल रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस वस्तु को बनाने में वे अपना इतना मन लगाता है, श्रम देता है
उस वस्तु विशेष पर भी उसका अधिकार नहीं होता, और उस वस्तु को बेचने के बाद पूंजीपति उस पैसे से अपने ऐशो आराम को ऐशो आराम से जिंदगी को जीता है। और मजदूर जो होता है, गरीब जो होता है, वह दिन प्रतिदिन निरंतर गरीब होता जाता है, क्योंकि उसे कम से कम मजदूरी दे करके ही वह कार्य करवाता है। दूसरी दलील में ये बात आती है कि श्रमिक न केवल अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं से अलग होता जाता है, बल्कि अपने संगी साथियों से भी कट जाता है। मतलब वह रिश्तेदारों से भी कट जाता है, उनको भी वह पर्याप्त समय नहीं दे पाता है। कारखानों के मालिक जब चाहे कामगारों को हटा सकते हैं और उनकी जगह दूसरे कामगारों की भर्ती कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जब पूंजीपति असंतुष्ट हो जाए या किसी भी प्रकार से उस वर्कर को वह निकाल देता है, तो उसकी जगह दूसरा वर्कर जो है वह रख लेता है। उस पूंजीपति को, उस उद्योगपति को किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिस वर्कर को वह हटाता है, उसकी उसका पूरा जीवन जो है पूरा का पूरा संकट में आ जाता है। इसलिए वह अपने संगी साथियों के साथ भी रहना नहीं चाहता। अगर वह सोचता है कि अगर वह रहेगा या किसी प्रकार से कहीं किसी प्रकार का अवरोध हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसे अपने जगह से यानी उद्योग से निकलना होगा। इसीलिए श्रमिक भविष्य के प्रति निराशा से भर उठता है और अपने संगी साथियों के प्रति अविश्वास देखता है। और अविश्वास की इस स्थिति के कारण ही वह धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से दूर होता चला जाता है। तीसरा दलील वो देता है कि मनुष्य प्रकृति से भी कट जाता है, प्रकृति यानी नेचर से भी कट जाता है। जैसे ही वह फैक्ट्री में प्रवेश करता है, वह प्रकृति के मोहक दृश्यों से दूर हो जाता है, प्रकृति को वह महसूस ही नहीं कर पाता है। चतुर्थ आता है, जैसे जैसे अपनी गुजर बसर करने की चाहत में व्यक्ति को अपना भी होश नहीं रहता है, वह महज ही एक मशीन का पुर्जा बन जाता है। सुबह उठता है और तुरंत अपने उद्योग फैक्ट्री में चला जाता है, और जैसे ही रात होती है तुरंत अपने घर आता है और खा पी करके अपने सो जाता है। और फिर सुबह तो नित्य प्रतिदिन जो उसकी दिनचर्या है वह एक मात्र मशीन की तरह ही बन जाती है। और साम्यवादी व्यवस्था में ही व्यक्ति समाज के प्रति कोई लगाव महसूस कर सकता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि उदारवादी व्यवस्था में जिस प्रकार से व्यक्ति अलगाव की भावना या परायपन की भावना से ग्रसित हो जाता है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति समाज के प्रति हमेशा लगाव महसूस करता है और लगाव उसका बना रहता है। रिश्तेदारों को, संगी साथियों को भी वह समय दे पाता है। ऐसी इनकी दलील है कार्ल मार्क्स की। अब बात आती है परायपन के विषय में नए वामपंथियों का क्या विचार है। कि नव मार्क्सवादियों ने परायपन के सिद्धांत का नई परिस्थितियों के हिसाब से विश्लेषण किया है। जैसे हर्बर्ट मार्क्यूज अपने ग्रंथ में वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव, में क्या लिखते हैं कि आज के उन्नत औद्योगिक समाज में व्यक्ति पर अमीरी और उपभोक्तावाद का भूत सवार है। हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक का नाम क्या है? वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव। ध्यान रखिएगा, आज के उन्नत औद्योगिक समाज में व्यक्ति पर अमीरी और उपभोक्तावाद का भूत सवार है। हर एक व्यक्ति जो है अमीर बनना चाहता है और अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रहण करना चाहता है। तकनीकी विकास के कारण चीजों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा है और उत्पादन होने लगा है और किसी हद तक सुख सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। टेक्नोलॉजी टेक्नो जो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस आधार पर हम देखें तो हम अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के विस्तार को और बढ़ाते जा रहे हैं और अधिक से अधिक सुख सुविधाएं जो है हम प्राप्त करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से पारंपरिक जो हमारी हाथ से करने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि जितना कार्य हम हाथों के माध्यम से अपने लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से किया करते थे, वे सभी चीजें जो हैं आज मशीनीकरण ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। परंतु सरकारी और निजी औद्योगिक घरानों में लगे हुए नौकरशाह इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि समूचा सामाजिक जीवन विकृति और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। कहने का क्या मतलब है कि अब वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान समय को हम देखते हुए कह सकते हैं कि सरकार और निजी उद्योग जो जिसमें जो नौकरशाह लगे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, वो इतने शक्तिशाली बन गए हैं, इतने पावरफुल बन गए हैं
कि समूचा सामाजिक जीवन जो है किस प्रकार से स्थापित हो गया है। पूरा जीवन चक्र जो है विकृत हो गया है और भ्रष्टाचार का वो शिकार हो चुका है। अपने खास किस्म के दमनकारी व रद्दी जीवन मूल्यों की उसने रचना कर ली है। यहाँ तक कि विज्ञापनदाताओं द्वारा संस्कृति भी अब हमें एक मुश्तत पैकेज के रूप में मिलने लगी है। हमें कैसे गीत संवाद चाहिए इसका निर्णय विज्ञापनदाता करते हैं, हम नहीं करते। पर मजेदार बात यह है बच्चों कि व्यक्ति ने इन जीवन मूल्यों में समझौता कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं खुद अगर हम आपस आसपास के वातावरण को देखें कि जिस प्रकार से टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिस प्रकार से मूवीज दिखाई जाती हैं, जिस प्रकार से सीरियल्स दिखाए जाते हैं, उन्हीं को देखते देखते हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। उन्हीं के पहनावे को, उन्हीं के खान पान को, उन्हीं को ही हम सब एक किस प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं। मतलब उन जीवन मूल्यों को, उन परिस्थितियों को, उन संस्कृति को हम अपने जीवन मूल्यों में उतार लेते हैं, है ना। और उसी संस्कृति में हम रच बस जाते हैं कि हमारा गीत कैसा होना चाहिए, हमारे संवाद कैसे होने चाहिए, इस पर हम बिल्कुल भी मनन नहीं करते हैं। हम जैसे जैसे गीत चल रहे हैं, जैसे जैसे गाने चल रहे हैं, जैसे संवाद चल रहे हैं, उसी के आधार पर ही हम बातें करते हैं, वही हम कार्य करते हैं। हम अपने सोचने समझने की क्षमता को भी खत्म करते जा रहे हैं। उसे अपने नापसंद नापसंद की कतई परवाह नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद होता है कि भाई अन्य व्यक्ति ने क्या, अन्य विज्ञापन में क्या दिखाया गया है, अन्य व्यक्ति ने क्या किया है, उसी को ही अपनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पूरी गंवा चुका है, खत्म कर चुका है। वह अपने विचारों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखता है और अपने विचारों को प्रसारित भी नहीं करता है। उसके व्यक्तित्व का बस एक ही आयाम रह गया है और वह है ज्यादा से ज्यादा चीजें उपार्जित करना, संग्रहित करना। मार्क्यूस कहते हैं कि लोगों ने ये सोचना बंद कर दिया है कि उत्पादन की कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, पूंजीवादी कि समाजवादी। उन्हें मतलब ही नहीं है। हमें तो वस्तु चाहिए, हमें तो बेस्ट ऑफ बेस्ट, हमें वो वस्तु चाहिए, वो चीज चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से हमें मिले, चाहे वह कहीं भी बने, कैसे भी बने, हमें वो प्राप्त होनी चाहिए। चाहे वह पूंजीवादी पद्धति से बन रही है या समाजवादी पद्धति से बन रही है, निर्मित हो रही है, उसे उस चीज का कोई भी आभास नहीं है और उसे कोई मतलब भी नहीं है। किस किस्म का लोकतंत्र उन्हें चाहिए, वास्तव में सरकार में से भागीदार बन सके। उन्हें तो बस इतना पता है कि उन्हें ज्यादा और ज्यादा काम मिलता रहे। इससे खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करने के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है जो सही अर्थों में आम सहमति पर आधारित हो। मार्क्यूस ये कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र में हमें मतलब ही नहीं है कि सरकार किस प्रकार की हो। सरकार या राज्य जो है उसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वह क्या कर रही है, किस प्रकार के नियम कानून बना रही है, क्या कर रही है, उसके बारे में भी हम मनन नहीं करते हैं, हम चिंतित नहीं होते हैं। हमें तो सिर्फ काम चाहिए और पैसा चाहिए और हमें अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रहण करना है। इसी सभी चीजों को ही वह पर ही वह ध्यान देती है। और यदि हमें इस स्वतंत्रता को पाना है, अगर हमें वास्तविक स्वतंत्रता को पाना है, सच्ची स्वतंत्रता को पाना है, तो निश्चित रूप से हमें संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का पुनः निर्माण करना होगा और सभी की सहमति, सभी की सहभागिता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब इसके बाद नव मार्क्सवादी आते हैं। वो कहते हैं, जिसमें यूर्गेन हेबरमास का नाम आता है, उनकी कृति है, उनकी पुस्तक है वैधता का संकट। उसमें पश्चिम के उन्नत पूंजीवादी समाजों का विश्लेषण किया गया है इसमें। इसका वैधता का संकट। हेबरमास कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा अंतर्विरोध यह है कि उत्पादन प्रक्रिया में तो समूचा समाज लगा हुआ है, किसमें, प्रोडक्शन में। पूरा सोशल जो है, सोसाइटी जो है वो लगी हुई है, पर उसका लाभ कुछ थोड़े से लोगों को ही मिल रहा है। मतलब उत्पादन प्रक्रिया में समूचा समाज लगा हुआ है, पर उसका जो लाभ है वो कुछ ही लोगों को मिल पाता है। वो कुछ लोग कौन से होते हैं, वो कुछ लोग हैं पूंजीपति लोग। इसलिए ये व्यवस्था कई तरह के संकटों का सामना कर रही है, जैसे कि आर्थिक संकट, प्रेरणा का संकट, वैधता का संकट। आर्थिक संकट इसलिए क्योंकि उत्पादन तो बढ़ रहा है पर उपभोज्य वस्तुओं का अभाव हो रहा है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी चीजों का भी धड़ल्ले से उत्पादन हो रहा है जिनका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं बन रही हैं जो हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं और उनको ही हम संग्रहित करते जा रहे हैं। तो ऐसे संग्रहण से भी क्या फायदा। फिर दूसरी बात आती है प्रेरणा का संकट। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी व्यवस्था में मजदूरी का ढांचा ऐसा नहीं होता जो उत्पादन विस्तार को प्रेरित करता हो। क्या मतलब हुआ कि प्रेरणा का क्या संकट हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरी का ढांचा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो उत्पादन के विस्तार को प्रेरित करता हो कि उत्पादन और बढ़े। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति जनसाधारण की वफादारी का सवाल ही नहीं उठता। हेबरमैस कहते हैं कि इसे ही हम वैधता का संकट भी कह सकते हैं। इन अंतर विरोधों पर विजय पाने के लिए उसने सहभागी लोकतंत्र की सिफारिश करी है। कैसा लोकतंत्र। सहभागी, जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। अर्थात एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ शक्तिशाली लोग या संगठित निकाय नहीं बल्कि आम नागरिक लेते हों। तभी जाकर के हम सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया कि यूगेन हेर्बरमास क्या कहते हैं अपने वैधता के संकट में। वैधता का संकट ऐसा संकट जिसमें जनता की स्वीकृति, जनता की इच्छा का शामिल होना आवश्यक है। तो इसने उत्पादन की प्रक्रिया पर समूचे समाज जो लगा हुआ है और उसका लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है और वो कुछ लोग कौन से हैं। पूंजीपति हैं। इसके संकट के लिए इसने क्या बात तीन बातों की बात की है। तीन तत्व बताए हैं। आर्थिक संकट, प्रेरणा का संकट और वैधता का संकट। आर्थिक संकट के अंतर्गत क्या बताया है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है पर उपभोज्य वस्तुओं का अभाव है। मतलब हमें किन वस्तुओं को कंज्यूम करना है या किन वस्तुओं का उपभोग करना है वो वस्तुएं तो हमें मिल ही नहीं रही है ना। ऐसी चीजें बन रही हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी चीजों का जो हमें आवश्यक ही नहीं है। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो वस्तु हमें मिल नहीं रही है मार्केट में, या उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। फिर दूसरी बात क्या कही है। प्रेरणा का संकट। और इसी प्रेरणा के संकट को ही हम वैधता का संकट भी कह सकते हैं। मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरी का ढांचा कैसा होगा, उत्पादन का विस्तार कैसे होगा, जनसाधारण की वफादारी किस प्रकार से होगी। ये सभी चीजें जो हैं इसमें हमें प्रेरणा के संकट में और वैधता के संकट में देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई मजदूरी का ढांचा है कि मजदूरी किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से संरचना होनी चाहिए, मजदूर किस प्रकार से कार्य करेंगे, उत्पादन का विस्तार कैसे करना चाहिए, उत्पादन का तरीका कैसा होना चाहिए और उसमें जनता की भागीदारी कैसे होनी चाहिए, जनता की वफादारी कैसे होनी चाहिए। इन सभी तीनों तीनों संकटों को देखते हुए यह विदित होता है कि निश्चित रूप से हम सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग हम तभी कर सकते हैं जब सहभागी लोकतंत्र विद्यमान होगा। सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनसाधारण की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसके बाद बात आती है समाजवादी व्यवस्था में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है। जिस प्रकार से हमने पिछले अध्याय में देखा था कि समाजवादी व्यवस्था में लोकतंत्र संभव है, लोकतांत्रिक प्रणाली संभव है, उसी प्रकार से समाजवादी व्यवस्था में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है, ऐसा मार्क्सवादी कहते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार मनुष्य की अपनी दरिद्रता का मार्क्सवादियों के अनुसार मनुष्यों को अपनी दरिद्रता का कारण समझना चाहिए और साथ ही यह भी जानना चाहिए कि दरिद्रता से छुटकारा कैसे संभव है। उदारवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन अर्थशास्त्र के कुछ प्राकृतिक नियमों के आधार पर किया है, जैसे कि मांग और पूर्ति। उदारवादी ने क्या कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किस आधार पर किया कि जितनी मांग होगी उतनी ही पूर्ति की जाएगी। आर्थिक प्रतियोगिता का नियम। कौन कौन से नियम। मांग और पूर्ति का और आर्थिक प्रतियोगिता, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन। मार्क्सवादियों ने इन सभी नियमों का खंडन किया, उन्हें प्राकृतिक नियम मानने से इनकार कर दिया। किसको। मांग और पूर्ति को और आर्थिक प्रतियोगिता को प्राकृतिक नियम नहीं माना। उनके अनुसार व्यक्तिवादियों की सबसे बड़ी भूल क्या है कि वे समाज को मात्र व्यक्तियों का समूह मानते हैं। क्या कहते हैं मार्क्सवादी कि व्यक्तिवादियों की सबसे बड़ी भूल क्या है कि वो समाज को सिर्फ व्यक्तियों का समूह मानते हैं। उनका ये मानना कोरा भ्रम है कि एक व्यक्ति के लिए जो ठीक है उसका सामूहिक परिणाम समाज के लिए भी ठीक होगा। समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। यदि व्यक्ति को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए
तो पता नहीं कितने निरीह निर्बल लोगों की हत्या हो जाएगी। थिएटर में जब आग लगती है तो सभी व्यक्ति अपनी जान बचाने का निकास द्वार यानी एग्जिट की ओर दौड़ते हैं। प्रत्येक को अपनी बचाव की परवाह होती है। कोई यह नहीं सोचता कि कमजोर लोग या बच्चे कुचल कर मर जाएंगे। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन भले ही बढ़ गया हो, पर साथ ही लोगों की विवशता और लाचारी भी बढ़ी है। इसलिए हमें उत्पादन की किसी एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए जिसमें समाज में संतुलन पैदा हो। जब तक उत्पादन और वितरण के साधन समूचे समाज की संपत्ति नहीं बन जाते, तब तक न्याय और स्वतंत्रता संभव नहीं है। मार्क्स और एंगल्स लिखते हैं कि समूहवाद में ही व्यक्ति और समाज का हित समाविष्ट है। समष्टि की भलाई में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। समझ में आया बच्चों? इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो उदारवादियों ने दो सिद्धांतों के आधार पर कौन से नियम बताए हैं, इन्होंने प्राकृतिक नियम बताए हैं उदारवादियों ने, मांग और पूर्ति का नियम और आर्थिक प्रतियोगिता, इसे प्राकृतिक नियम बताया है। मार्क्सवादी कहते हैं कि ये प्राकृतिक नियम हो ही नहीं सकते हैं। सिर्फ व्यक्तिवादियों की सबसे बड़ी भूल क्या है? सिर्फ व्यक्ति को महत्व दिया है। मार्क्सवादी कहते हैं कि सिर्फ व्यक्तिवादियों ने व्यक्तियों पर ही महत्व दिया है। उनका ये मानना बहुत बड़ा भ्रम होगा कि एक ही व्यक्ति के लिए जो ठीक है वो सभी के लिए ठीक हो, वो सामूहिक परिणाम समाज के लिए ठीक होगा। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो ठीक है वो सभी के लिए ठीक होगा, ये बिल्कुल गलत है। मार्क्सवादी कहते हैं समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। यदि व्यक्ति को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से उदारवादियों की भांति यदि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो वह निर्बलों पर अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, इवन उसकी हत्या भी कर सकता है अपने मतलब के लिए। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक थिएटर में एक उदाहरण दिया गया है कि एक थिएटर में जब आग लगती है तो सिर्फ व्यक्ति अपनी जान बचाता नहीं है, उसमें सभी व्यक्ति जो हैं अपने आप को बचाते हुए बाहर निकलते हैं। समझ में ही बात? व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए निकास की ओर दौड़ता है। प्रत्येक को अपने बचाव की परवाह होती है। कोई यह भी नहीं सोचता कि कमजोर लोग और बच्चे जो हैं कुचल कर मर जाएंगे, तो उनको साथ लेना भी जरूरी है। मार्क्सवादी कहते हैं कि जब व्यक्ति पर आपत्ति आती है तो व्यक्ति भागता है, लेकिन हमें कैसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए? हमें उन कमजोर लोग जो उसमें चाहे वृद्ध बैठे हों, चाहे अपाहिज बैठे हों या बच्चे बैठे हों, उनको भी हमें बाहर निकालना है। मतलब इस प्रकार की हमें सामूहिक कार्यवाही करनी है जिसमें हमें एक एकत्ववाद की या समूहवाद की भावना हमें देखने को मिलती है, सबके साथ चलने की भावना देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार सभी को बचाना हमारा कर्तव्य है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन भले कितना ही बढ़ गया हो, लेकिन लोगों के पास क्या स्थिति हो गई है? विवशता हो गई है, लाचारी बढ़ गई है कि अब उस चीज को खरीदनी ही पड़ेगी उसे। क्यों? उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं और उस चीज को खरीदना लोगों की विवशता बन गई है, लाचारी बन गई है। लेकिन हमें उस चीज की विवशता नहीं बनानी है, हमें उसको लाचारी नहीं बनानी है, ऐसे मार्क्सवादी कहते हैं। उत्पादन को किसी एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए जिससे समाज में संतुलन पैदा हो, कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन हो जिसमें गरीब लोगों को, निर्धन मतलब निर्धन लोग ही होते हैं, निर्धन लोगों को भी वो सभी वस्तुएं उपलब्ध हो पाए। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे से तबके को या कुछ ही लोगों को ही वो वस्तुएं मिले, सभी लोगों को समाज में वो वस्तुओं का प्राप्त होना भी जरूरी है। तो मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि समूहवाद में ही व्यक्ति और समाज का हित समाविष्ट है। समूह में रह करके ही हमें कार्य करना होगा, व्यक्ति के आधार पर कार्य नहीं करना होगा। समष्टि की भलाई से ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। सच्ची स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की समष्टि की भलाई से ही है, तभी व्यक्ति स्वतंत्र हो पाएगा। अब दूसरी विचार ये आता है कि पूर्ण स्वतंत्रता केवल राज्य विहीन स्थिति में ही संभव है। मार्क्सवादी कहते हैं जब राज्य नहीं होगा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, या राज्य जो है किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाएगा या किसी प्रकार का बलपूर्वक कार्यवाही नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, तभी जाकर के ही पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग दूसरे वर्ग का बलपूर्वक दमन करता है। राज्य का काम पूंजीपतियों की संपत्ति और उसके विशेषाधिकारों की रक्षा करना होता है।
मतलब राज्य विहीन समाज की जो स्थापना की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि राज्य सिर्फ पूंजीपतियों को ही पोषित करता है, उसी का ही पोषण करता है, उन्हीं के ही अधिकारों का संरक्षण करता है। मजेदार बात तो ये है बच्चों कि ये सब कुछ लोकतंत्र और जन अधिकारों की रक्षा के नाम पर किया जाता है। क्या बात हुई कि ये सब कुछ जो किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? सिर्फ लोकतंत्र और जन अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। मार्क्स के अनुसार जब तक उत्पादन प्रणाली पर समाज का आधिपत्य नहीं हो जाता तब तक वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती है। मतलब उत्पादन की प्रणाली पर निजी स्वामित्व या राज्य का स्वामित्व नहीं होकर किसका स्वामित्व होना चाहिए? समाज का स्वामित्व होना चाहिए, तभी जाकर के लोकतंत्र स्थापित हो सकता है और सच्ची स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है, उपभोग कर सकते हैं हम सच्ची स्वतंत्रता का। इसलिए कम्युनिस्ट क्रांति के बाद क्रांतिकारियों का प्रथम कार्य क्या होगा? उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना। जितने भी उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है, उन सभी पर किसका आधिपत्य होगा? सिर्फ सरबराह वर्ग का होगा। मतलब उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। इससे शोषण की संभावना समाप्त हो जाएगी और मनुष्य स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएगा। अभी भी राज्य बना रहेगा, तब भी क्या होगा? राज्य बना रहेगा, पर समाज जब वर्गहीन बन जाएगा, राज्य व सरकार भी मिट जाएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता तो राज्य विहीन स्थिति में ही संभव है और यह मत मार्क्स और एंगल्स का था। बाद के मार्क्सवादियों ने इस संभावना से इनकार कर दिया कि राज्य का लोप हो जाएगा। कहने का ये बताया है कि जैसे कि राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन समाज होगा, तभी हर एक व्यक्ति लोकतंत्र का उपभोग कर सकता है, स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। लेकिन ये जो विचार था मार्क्स और एंगल्स का था, लेकिन बाद के मार्क्सवादी जब आए तब उन्होंने कहा कि यह संभावना हो ही नहीं सकती है कि राज्य का लोप हो जाए। हाँ, राज्य में रह करके राज्य वर्गहीन हो सकता है और इसी कारण से राज्य में सभी लोग लोकतंत्र का उपभोग कर सकते हैं और स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। अब बात आती है कम्युनिस्ट समाजों में मनुष्य की स्वतंत्रता पर प्रहार किस प्रकार से। इसमें कोई संदेह नहीं बच्चों कि मार्क्स और एंगल्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत ही नहीं रहे बल्कि जीवन का एक संपूर्ण दर्शन भी बन गया। संसार के अनेक देशों में मार्क्सवादी क्रांति हुई जिसने वहां के आचार व्यवहार, कला, विज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था सभी को बदल दिया। पर जहां तक स्वतंत्रता और अधिकारों का प्रश्न है, साम्यवादी देशों के नागरिकों को जो कुछ मिला उसका उन्हें काफी महंगा मूल्य भी चुकाना पड़ा। देखो कैसे। पहला, साम्यवादी राज्यों में शिक्षा प्रणाली, कला, विज्ञान, साहित्य सबका उद्देश्य साम्यवादी आदर्शों का प्रचार करना रहा। फलस्वरूप इन देशों में भाषण, मुद्रण, प्रकाशन सभी पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था। समाजवादी व्यवस्था का विरोध करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता था। चीन की साम्यवादी सरकार आज भी राजनीतिक विरोधियों, विशेषकर तिब्बतवासियों के साथ बेरहमी का व्यवहार कर रही है। कुछ वर्ष पहले छात्रों के आंदोलन को उसने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। तो आप देख सकते हैं साम्यवादी देशों के नागरिकों को जो कुछ मिला उसके लिए उन्होंने बहुत महंगा मूल्य उन्होंने चुकाया। दूसरी बात आती है साम्यवादी देशों में एक ही राजनीतिक दल की प्रधानता देखने को मिलती है। सारी राजनीतिक सक्रियता इसी के माध्यम से गुजरती है। विभिन्न राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे से खुलकर प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। न्यायपालिका पर भी सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। मार्क्सवादी देशों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं समझा गया कि न्यायपालिका को सत्तारूढ़ दल व कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। कम्युनिज्म के पतन से पहले रूस की अदालतें संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण में थी और न्यायाधीश भी उन्हीं लोगों को बनाया जाता था जो कम्युनिस्ट विचारधारा के पक्षधर होते थे। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्स और एंगल्स ने जिस प्रकार के सिद्धांत का निर्माण किया था वो जीवन का एक संपूर्ण दर्शन तो बन गया था, लेकिन अगर इसको जब व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक धरातल पर जब लेकर आए साम्यवादी देश, तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज पर, शिक्षा प्रणाली, कला, विज्ञान सभी पर साम्यवादी आदर्शों का प्रचार हुआ और इन सभी पर राज्य का कड़ा नियंत्रण हुआ। मुद्रा पे, भाषण पे, प्रकाशन पे, अधिकारों पे, इवन सभी जो लोग हैं, सभी जो विचार हैं
उन पर राज्य का, और जो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा का विरोध करता था उसको कड़ा दंड भी दिया जाता था। इवन तिब्बत वासियों की बात इसमें आती है और कुछ छात्र आंदोलनों की बात इसमें आती है जिनको निर्ममता से कुचला गया, जबकि ऐसा उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें देखने को नहीं मिलता। वहां पे इस प्रकार के आंदोलन करना, अपनी बात को रखने की पूरी आजादी दी जाती है। और दूसरी बात इसमें जो बताई, पॉलिटिकल पार्टी, वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसी पॉलिटिकल पार्टी की ही अधिक सक्रियता है, और वहां पर जो प्रतियोगिता होती है वो खुलकर नहीं हो पाती क्योंकि पार्टी तो एक ही है। उसी पार्टी में क्या प्रतियोगिता है, एक ही दल में। और न्यायपालिका पर भी सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से और व्यवस्थापिका यानी संसद से बिल्कुल अलग नहीं किया गया है। उसका नियंत्रण जो है न्यायपालिका के ऊपर बना रहता है। और इसी प्रकार से न्यायाधीश भी उन्हीं को बनाया जाता है जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, उसके पक्षधर होते हैं। ये ठीक है कि हर देश की आवश्यकताओं और परंपराओं के कारण सरकार के रूपों में भिन्नता देखी गई है। सामाजिक आर्थिक नीतियों में भी कई तरह के अंतर देखे गए हैं, पर स्वतंत्रता का सार है उदारता। रूस में गोर्बाचोव ने खुलेपन यानी ग्लासनोस्ट का कार्यक्रम चलाया। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों का यह अधिकार है कि सार्वजनिक विषयों के संबंध में उन्हें पूरी और ठीक ठीक सूचना मिले। समाचार पत्रों को चाहिए कि खुलेपन को बढ़ावा मिले। और गोर्बाचोव रूस में मार्क्सवादी समाज के पतन और देश के बिखराव को रोक नहीं सके, और रूस, पोलैंड, पूर्वी यूरोप में आज भी कम्युनिस्ट पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, पर इन देशों के कम्युनिस्ट नेता अपनी रूढ़िवादी विचारधारा से नाता तोड़ चुके हैं। वे आज बहुदलीय व्यवस्था, विचारों की आजादी और बाजार अर्थव्यवस्था में निष्ठा जता रहे हैं। बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि चाहे किसी भी देश की कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार की विचारधारा हो, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं। लेकिन स्वतंत्रता का जो हम सार देख सकते हैं वो सिर्फ उदारता में ही देख सकते हैं। जहां उदारता होगी वहीं स्वतंत्रता कायम हो सकती है। और रूस ने भी खुलेपन की नीति को अपना करके यानी अपने विचारों की स्वतंत्रता को अपना करके ही जिसे साम्यवादी भाषा में ग्लासनोस्ट भी कहा जाता है, और समाचार पत्रों के खुलेपन के बढ़ावा देने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उसने अपने नई नीति का संचालन भी किया था। लेकिन गोर्बाचोव उसमें सफल नहीं हो पाए, और साम्यवादी विचारधारा का जो देश था सोवियत संघ वो बिखर गया, विभिन्न राज्यों में बिखर गया। लेकिन उसके उपरांत भी रूस, पोलैंड और पूर्वी यूरोप में आज भी साम्यवादी पार्टियां, साम्यवादी दल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और वहां पे साम्यवादी नेता जो हैं वो अपनी रूढ़िवादिता से बहुत दूर हो चुके हैं, और उन्होंने नई नीतियों को, नए परिवेश को अपना लिया है, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था भी है, विचारों की स्वतंत्रता भी है, और बाजार अर्थव्यवस्था भी वहां पे विद्यमान है। तो बच्चों, इसी प्रकार से ये हमारा अध्याय स्वतंत्रता की अवधारणा समाप्त होता है। और इस अध्याय के सार संक्षेप को यदि हम देखें तो सबसे पहले हमने स्वतंत्रता का अर्थ पढ़ा था, जिसमें कहा था स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, जिसमें बताया था कि बंधनों का अभाव जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है, जिसे हम कह नहीं सकते कि बंधनों का अभाव स्वतंत्रता कही जा सकती है। उसका अर्थ है उन कार्यों को करना उन कार्यों को करने का अधिकार जो वास्तव में करने योग्य है। तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या होगा? उन कार्यों को करना जिन उन कार्यों को करने का अधिकार जो वास्तव में करने योग्य है, यानी वांछनीय कार्यों को करने का अधिकार। इसके आधार पर हमने, जैसे कुछ ने कहा बंधनों का अभाव और कुछ ने कहा कि उन कार्यों को करना जो करने योग्य हैं। दो प्रकार की अवधारणाएं इसमें सिद्धांत आए, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में हमने जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर की हस्तक्षेप नीति को पढ़ा। इसी प्रकार से दक्षिणपंथी विचारक फ्रीडमैन हेग को हमने इसमें पढ़ा। और सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत में हमने ग्रीन, लास्की, हाउस को पढ़ा, जिसमें कहा कि अशिक्षा, गरीबी, मदिरापान जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए राज्य को कानून अवश्य बनाने चाहिए। और स्वतंत्रता कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है, ये एक सकारात्मक अवधारणा है। और इसके साथ हमने स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों के बीच में अंतर को जाना। इसके बाद हमने स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार पढ़े, इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं, आर्थिक स्वतंत्रताएं, जातीय और राष्ट्र स्वतंत्रताओं के बारे में, राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में हमने जाना। स्वतंत्रता और कानून में क्या संबंध है? अराजकतावादी कहते हैं कि कानून एक बुराई है, व्यक्तिवादी कहते हैं कानून एक आवश्यक बुराई है, आदर्शवादी कहते हैं कि
कानून पालन में ही स्वतंत्रता संभव है। इसी प्रकार से हमने स्वतंत्रता की रक्षा के उपायों पर दृष्टि डाली, जिसमें सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप आया, अधिकारों को संविधान में लेखबद्ध किया जाए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, संघों और समुदायों की स्वतंत्रता और जनसंपर्क के साधन यानी समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि की स्वतंत्रता आवश्यक है। इसके बाद हमने मार्क्सवादी अवधारणा का जिक्र किया, जिसमें पूंजीवादी समाज में असली स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि समाज में अलगाव की स्थिति मौजूद होती है। समाजवादी व्यवस्था में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है, अर्थात उत्पादन पर और वितरण की पद्धतियां न्यायसंगत होती हैं। समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता केवल राज्य भी समाज में ही संभव है। कम्युनिस्ट समाजों में नागरिक स्वतंत्रताओं यानी विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार किया गया और सभी कम्युनिस्ट देशों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के हमने इस अध्याय को समझने का प्रयास किया। बच्चों, इसमें आप ये देख सकते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में आप स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को पूछा जा सकता है, इसके सिद्धांत में नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांत आ गए, इन दोनों अवधारणाओं में अंतर पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकार पूछे जा सकते हैं। उदारवादियों ने राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता दी, जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। इन दोनों की समीक्षा भी हम इसमें कर सकते हैं। और कानून और स्वतंत्रता के संबंधों की विवेचना आप इसके साथ इन सभी अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और आदर्शवादी इन तीनों ही विचारों को लेकर के आप अपना उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये अध्याय भी समाप्त होता है, ये वीडियो भी समाप्त होता है। अब अगले अध्याय 7वें अध्याय के लिए, जिसमें हम समता का अधिकार हम उसमें पढ़ेंगे, समता की अवधारणा हम उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।